हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण। यह वह परीक्षण है जिसकी सहायता से हम धनात्मक पदों के अनंत श्रेणी के अभिसरण की जांच कर सकते हैं। इस परीक्षण की सहायता से हम यह पता कर सकते हैं कि दी गई धनात्मक श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। सबसे पहले हम इस परीक्षण को जान लेते हैं कि परीक्षण है क्या। इस परीक्षण के अनुसार यदि समेशन UN धनात्मक पदों की एक अनंत श्रेणी, धनात्मक पदों की एक अनंत श्रेणी इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n log UN upon UN plus 1 minus 1 into log n की वैल्यू L हो, तब श्रेणी समेशन UN नंबर 1 अभिसारी होती है। अभिसारी होती है यदि L इज ग्रेटर देन 1 हो, और श्रेणी अपसारी होती है यदि यह सीमा L का मान 1 से कम हो। और नंबर 3 में परीक्षण असफल हो जाता है यदि इस सीमा का मान L के बराबर हो। तो यह है उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण। इस परीक्षण के अनुसार यदि इस कंटेंट की लिमिट L 1 से बड़ी है तो श्रेणी अभिसारी होगी। यदि यह लिमिट 1 से छोटी है तो दी गई धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी अपसारी होगी। और यदि इस लिमिट का मान 1 के बराबर हो तो लघुगणकीय परीक्षण यह बताने में असमर्थ होगा कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। ध्यान रहे, ये जो लघुगणकीय परीक्षण है, यह परीक्षण तब यूज किया जाता है जब यह उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण तब यूज किया जाता है जब लघुगणकीय परीक्षण असफल हो जाए। इसके पहले वाली क्लास में हमने लघुगणकीय परीक्षण के बारे में पढ़ा था। धनात्मक पदों के अनंत श्रेणी के अभिसरण की जांच से संबंधित लघुगणकीय परीक्षण हमने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर वह लघुगणकीय परीक्षण अभिसरण का परीक्षण करने में असमर्थ हो, मतलब लघुगणकीय परीक्षण से यह पता लगाना असंभव हो कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है, तो इस स्थिति में हम उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग करके पता लगाएंगे कि दी गई धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। तो यहाँ हम नोट में लिख देते हैं कि उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग लघुगणकीय परीक्षण के असफल होने पर किया जाता है। मतलब जब हम लघुगणकीय परीक्षण की सहायता से यह पता नहीं लगा सके कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है, तब हम उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग करके पता लगाएंगे कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है।
इस परीक्षण को समझने के लिए यहाँ पर हम एक प्रश्न लिखते हैं और उस प्रश्न को हल करके इस परीक्षण को समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित श्रेणी का अभिसरण के लिए परीक्षण कीजिए। यहाँ एक श्रेणी दी गई है इस प्रश्न में और हमें उस श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करके यह पता लगाना है कि दी गई यह श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। श्रेणी का तीसरा पद है 13/24 होल टू द पावर p, 135/246 पूरे की घात p। यह एक अनंत श्रेणी दी गई है प्रश्न में और हमें इस श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम दी गई इस अनंत श्रेणी को समेशन un के इक्वल लिख देंगे। यहाँ लिखते हैं माना समेशन un इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 की घात p प्लस 13/24 की घात p 135/246 की घात p। यह दी गई अनंत श्रेणी है। सबसे पहले हम इस श्रेणी के nवें पद का पता लगाएंगे। यहाँ लिखते हैं श्रेणी का nवां पद और श्रेणी का nवां पद लिखने के लिए हम यहाँ प्रथम पद को छोड़ देंगे। प्रथम पद को छोड़कर श्रेणी के nवें पद का पता लगाएंगे हम, क्योंकि यदि हम पहले पद को भी काउंट करें तो श्रेणी के nवें पद का अनुमान लगाना मुश्किल होगा। इसलिए हम पहले पद को छोड़कर बचे हुए पदों से श्रेणी के nवें पद का पता लगाएंगे। श्रेणी के nवें पद को un से डिनोट करते हैं। देखो, अगर हम पहले पद को छोड़ दें तो यह पद इस श्रेणी का पहला पद कहलाएगा, जिसके अंश में एक गुणनखंड और हर में एक गुणनखंड है। दूसरे पद के अंश में यहाँ 2 गुणनखंड आए हैं, हर में भी 2 गुणनखंड। तीसरे पद में 3 गुणनखंड, हर में भी 3 गुणनखंड और हर अगले पद में पिछले पद के सभी गुणनखंड सम्मिलित हैं। तो इसके nवें पद में भी पिछले पद के सभी गुणनखंड सम्मिलित हो गए। पहले पद में 1 गुणनखंड है अंश और हर में, दूसरे पद के अंश और हर में 2 गुणनखंड है, तीसरे पद के अंश और हर में 3 गुणनखंड है। तो इसी प्रकार nवें पद के अंश और हर में n गुणनखंड हो गए और उस nवें पद में जो गुणनखंड हो गए उन गुणनखंडों में पिछले पद के भी गुणनखंड सम्मिलित हो गए, क्योंकि यहाँ हर पद में पिछले पदों के गुणनखंड सम्मिलित है। तो nवें पद में भी उसके पहले आने वाले पदों के गुणनखंड सम्मिलित हो गए, जिसके शुरुआती गुणनखंड हो गए 135 और इसी क्रम में nवें पद का nवां गुणनखंड प्राप्त होगा हमें। हर के शुरुआती गुणनखंड हो गए 2, 4, 6 और इसी क्रम में nवें पद का हमें nवां गुणनखंड प्राप्त होगा। सभी पदों की घात p है तो इस nवें पद की घात भी p होगी। अब हमें यहाँ ये देखना है कि nवें पद के अंश के n गुणनखंडों में जो nवां गुणनखंड है वह क्या होगा। शुरुआती 3 गुणनखंड तो लिख दिए, लेकिन हमें टोटल nवें पद में अंश में n गुणनखंड लिखना है और हर में n गुणनखंड लिखना है। अंश के शुरू के 3 गुणनखंड हम लिख चुके हैं। अब हम डायरेक्ट डैश करके यहाँ nवां गुणनखंड लिख देंगे। हमें ये पता लगाना होगा कि इस क्रम का nवां गुणनखंड क्या होगा। un के अंश में लिखे गए ये जो गुणनखंड है, ये गुणनखंड समांतर क्रम में लिखे गए गुणनखंड है और समांतर क्रम का nवां पद हम इस प्रकार प्राप्त करेंगे। un के अंश का पहला गुणनखंड 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है और इसी क्रम में un के अंश का nवां गुणनखंड लिखा जाएगा। गुणनखंडों का यह क्रम एक समांतर क्रम है और समांतर क्रम का nवां गुणनखंड a + n-1 d से प्राप्त होता है। इस सूत्र से समांतर क्रम का nवां गुणनखंड प्राप्त होता है। a इस क्रम का पहला पद होता है जो कि 1 है
फिर ये n-1 लिख दिए हमने, और d सर्वांतर होता है, मतलब प्रत्येक दो गुणनखंडों के बीच का जो समान अंतर होता है उसे सर्वांतर कहते हैं। यहाँ प्रत्येक दो पदों के बीच का समान अंतर 2 है, प्रत्येक गुणनखंड 2 के अंतर पे लिखे गए हैं, मतलब यहाँ d का मान 2 है। इस प्रकार इस क्रम का जो nवा गुणनखंड होगा वह होगा 2n-1। तो अंश में यह जो गुणनखंड लिखे हैं, इन गुणनखंडों के क्रम में nवा जो गुणनखंड होगा वह गुणनखंड 2n-1 होगा। इसी प्रकार हर में लिखे गए, हर में हमें n गुणनखंड लिखना है, शुरुआती 3 गुणनखंड लिखे हैं। अब इस क्रम का हमें nवा गुणनखंड क्या होगा यह पता लगाना होगा और उसे यहाँ लिखना होगा, क्योंकि हर में भी n गुणनखंड हो गए, अंश में भी n गुणनखंड हो गए। अंश के n गुणनखंड हम लिख चुके, अब हर के n गुणनखंड लिखना है। हर के शुरुआती 3 गुणनखंड लिख चुके हैं, इन्हीं 3 गुणनखंड पे से हमें nवें गुणनखंड का पता लगाना होगा, और डायरेक्ट हम यहाँ डैश डैश करके हर का nवा गुणनखंड लिख देंगे। अच्छा, यह हर के जो गुणनखंड है वह इस क्रम में लिखे गए गुणनखंड है। हर का पहला गुणनखंड 2 है, दूसरा 4, तीसरा 6, और इसी क्रम में हर का nवा गुणनखंड भी हमें प्राप्त होगा। यह क्रम भी समांतर क्रम है, इसलिए इस क्रम का nवा गुणनखंड भी a + n-1 d से प्राप्त होगा। a इस क्रम का पहला पद जो कि 2 है, फिर ये n-1 और d सर्वांतर होता है। यहाँ प्रत्येक दो गुणनखंडों के बीच का जो अंतर है वह 2 का अंतर है, मतलब प्रत्येक दो गुणनखंडों के बीच का समान अंतर 2 है, इसलिए यहाँ सर्वांतर d का मान 2 होगा और इसका कैलकुलेशन 2n प्राप्त होगा। इस प्रकार हर में लिखे गए इन गुणनखंडों का nवा पद, मतलब nवा गुणनखंड 2n होगा। इस प्रकार से हमने श्रेणी का nवा पद un प्राप्त कर लिया। अब हम इस nवें पद से श्रेणी के n+1वें पद को लिखेंगे यहाँ। तो इसके बाद हम श्रेणी के n+1वें पद को, मतलब un+1 को लिखेंगे। un के मान से हम un+1 का मान लिखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, un में टोटल हमने n गुणनखंड लिखे हैं, क्योंकि un में n गुणनखंड है। पहले पद में 1-1 गुणनखंड, दूसरे पद में अंश और हर में 2-2 गुणनखंड है, तीसरे पद के अंश और हर में 3-3 गुणनखंड है, nवें पद के अंश और हर में n गुणनखंड है। तो n+1वें पद के अंश में n+1 गुणनखंड हो गए और हर में भी n+1 गुणनखंड हो गए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें un+1 में टोटल n+1 गुणनखंड लिखना है। पहले तो हम ये n गुणनखंड लिख देते हैं, यहाँ से un से ये n गुणनखंड लिख देते हैं और एक गुणनखंड बढ़ा के टोटल n+1 गुणनखंड कर देंगे इसको। तो पहले यहाँ पर हम n गुणनखंड लिख देते हैं un से n गुणनखंड यहाँ लिख दे रहे हैं हम, और इसके बाद एक गुणनखंड और बढ़ा देते हैं जो कि n+1वां गुणनखंड होगा। इस प्रकार un+1 के अंश में टोटल n+1 गुणनखंड हो गए। अच्छा देखो, यहाँ पर हर गुणनखंड पिछले गुणनखंड से 2 अधिक है, तो इसके बाद वाला गुणनखंड इससे 2 अधिक होगा, मतलब अगला गुणनखंड 2n+1 होगा। इसी प्रकार हर में पहले हम n गुणनखंड लिख देते हैं और उसके बाद एक गुणनखंड बढ़ा के लिख देंगे और पूरे की घात यहाँ p होगी। un में टोटल n गुणनखंड थे अंश और हर में, इसी प्रकार un+1 में अंश और हर में n+1 गुणनखंड हो गए। हमने शुरुआती n गुणनखंड लिख दिए, उसके बाद एक गुणनखंड बढ़ा दिया। एक गुणनखंड बढ़ाने के लिए हमने इस लास्ट गुणनखंड में 2 जोड़ दिए, जिससे हमें अगला गुणनखंड 2n+1 प्राप्त हुआ, क्योंकि हर गुणनखंड पिछले गुणनखंड से 2 अधिक है। तो ये n+1वां गुणनखंड भी nवें गुणनखंड से 2 अधिक होगा। ऐसा ही हमने हर में किया, पहले शुरू के n गुणनखंड हमने un के मान से लिख दिए। अब एक गुणनखंड बढ़ाना था हमें, तो इस अंतिम गुणनखंड में हमने 2 जोड़ दिया, जिससे हमें n+1वां गुणनखंड 2n+2 प्राप्त हुआ। और ये पूरे की घात p रहेगी, क्योंकि nवें पद की भी घात p है, इसलिए n+1वें पद की भी घात p रहेगी। सभी पदों की घात, दी गई श्रेणी के सभी पदों की घात p है, इसलिए n+1वें पद की भी घात p रहेगी। इसके बाद हम un/un+1 का मान प्राप्त करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ un का मान लिख देंगे 135। un के मान में कुल n गुणनखंड है अंश में और n गुणनखंड है हर में। तो हमने un के अंश और हर के ये n गुणनखंड लिख दिए
और पूरे की घात p है। यह un का मान है। इसके अपॉन में हम un+1 का मान लिखते हैं। ये un+1 के अंश के n+1 गुणनखंड लिख देते हैं पहले, और इसके बाद un+1 के हर के n+1 गुणनखंड लिखेंगे। और इसकी भी घात p है। इसके बाद देखो यहाँ पर 1 से लेकर 2n+1 गुणनखंड, ये 1 से लेकर 2n+1 गुणनखंड से कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ 2 से लेकर 2n तक के गुणनखंड un+1 के 2 से लेकर 2n तक के इन गुणनखंडों से कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ अंश में 1 बचेगा और हर में लास्ट के ये 2 गुणनखंड बचेंगे। अंश का ये 2n+1 बचेगा और हर में 2n+2 बचेगा और सबकी घात p होगी। इसे हम चाहे तो 2n+2 अपॉन 2n+1 पूरे की घात p भी लिख सकते हैं। यह मान un अपॉन un+1 का मान है। इसके बाद हम इसे आगे बढ़ाते हैं और दोनों पक्षों की लिमिट लिखते हैं। इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un+1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n+2 अपॉन 2n+1 की घात p। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जैसे का वैसा लिख दिए हमने। यहाँ हमने अंश से n कॉमन लिया तो ब्रैकेट में यहाँ 2+2 अपॉन n प्राप्त होगा, और हर से भी हम n कॉमन ले लेंगे तो हर में 2+1 अपॉन n प्राप्त होगा और पूरे की घात p लिखेंगे। इसे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये n से n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2+2 अपॉन n अपॉन 2+1 अपॉन n पूरे की घात p प्राप्त होगा। यहाँ n के जगह n की लिमिट रख देते हैं तो ये होगा 2+2 अपॉन इनफाइनाइट अपॉन 2+1 अपॉन इनफाइनाइट होल टू द पावर p। 2 अपॉन इनफाइनाइट भी 0 होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट भी 0 होता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un+1 का जो मान प्राप्त होगा वो इस प्रकार प्राप्त होगा 2+0 अपॉन 2+0 की घात p मतलब 1। देखो यहाँ पर हमने 2 अपॉन इनफाइनाइट की जगह भी 0 लिखा, 1 अपॉन इनफाइनाइट की जगह भी 0 लिखा। तो हमें अगले स्टेप में 2+0 अपॉन 2+0 होल टू द पावर p प्राप्त हुआ। मतलब ये 2 अपॉन 2 1 होगा और 1 की घात p होगी। 1 की घात p मतलब 1। फिर डी-एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण के अनुसार यदि un अपॉन un+1 की सीमा 1 हो तो डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण यहाँ असफल हो जाता है। यहाँ लिखेंगे अतः डी-एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से, या फिर अतः डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण यहाँ असफल हो जाता है। और जब डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाए तब दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच के लिए हमें लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग करना होगा। और लघुगणकीय परीक्षण के असफल होने के बाद हम उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग करके दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच करेंगे। तो देखते हैं लघुगणकीय परीक्षण से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। लघुगणकीय परीक्षण के लिए हमें n log ऑफ un अपॉन un+1 का मान प्राप्त करना होता है। ये n जैसे का वैसा लिखेंगे, ये log भी लिखते हैं जैसे का वैसा, और यहाँ un अपॉन un+1 का मान लिख देते हैं। un अपॉन un+1 का मान यहाँ 2n+2 अपॉन 2n+1 की घात p है। हम
इस घात p को सामने लिख देते हैं तो ये np होगा, फिर ये log 2n प्लस 2/2n प्लस 1 होगा। इसके बाद इसे और आगे बढ़ाते हैं, ये p जैसे का वैसा, साथ में ये n भी लिख दिए। log अंश से हमने n कॉमन ले लिया, और n कॉमन लेने के बाद अंश में यहाँ पर बचेगा 2 प्लस 2/n। हर से भी n कॉमन लेते हैं तो हर में बचेगा 2 प्लस 1/n। अंश के n से हर का n कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें यहाँ प्राप्त होगा 2 प्लस 2/n और 2 प्लस 1/n। इस स्टेप को फिर आगे बढ़ाएंगे हम। Pn, यहाँ हम log में यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ अंश से 2 और हर से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ अंश में प्राप्त होगा हमें 1 प्लस 1/n और हर में 1 प्लस 1/2n प्राप्त होगा। अच्छा देखो, यहाँ पर प्रत्येक पद में जो घात p थी उसको हमने सामने लिख दिया है। ये Pn जैसे का वैसा log, ये 2 से 2 कैंसिल, अंश में बचेगा 1 प्लस 1/n और हर में 1 प्लस 1/2n बचेगा। यहाँ हम log m/n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और log m/n इक्वल्स टू होता है log m माइनस log n। उस फॉर्मूले का प्रयोग करके इसको लिखेंगे हम log अंश माइनस log हर। log अंश अपॉन हर इक्वल्स टू होता है log अंश माइनस log हर। इसके बाद इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। ये Pn जैसे का वैसा लिख देते हैं हम, और इसका प्रसार कर देते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि log 1 प्लस x का जो प्रसार होता है वह होता है x प्लस x² 2 प्लस x³ 3 प्लस x⁴/4। ये log 1 प्लस x का प्रसार होता है। इसी से हमें log 1 प्लस 1/n का प्रसार करना है, मतलब यहाँ x के जगह 1/n है तो इसके प्रसार में सबसे पहले 1/n आएगा, फिर माइनस। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये जो प्रसार होता है इस प्रसार के पद अल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं। पहला पद धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक, चौथा फिर ऋणात्मक होता है, फिर धनात्मक। तो इस प्रकार इसके प्रसार के भी जो पद होंगे वह अल्टरनेट बदलते रहेंगे। पहला पद धनात्मक होगा, दूसरा ऋणात्मक। ये अपना x हो गया, x मतलब 1/n। फिर उसके बाद हमें x² 2 लिखना होता है। x² मतलब 1/n का स्क्वायर और अपॉन में 2 लिख दिया। फिर x³ लिखना होता है, फिर माइनस के साथ x⁴/4 लिखना होता है। और इस प्रकार इस प्रसार के अनंत पद हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर इसका भी प्रसार लिख देंगे। अच्छा, इसको यहाँ से काट देते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है कि हम दोनों का प्रसार एक साथ लिख सके। इसे हम नए पेज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं इसे, हमने Pn जैसे का वैसा लिख दिया। उसके बाद log 1 प्लस 1/n का प्रसार लिख रहे हैं। ये प्रसार का पहला पद 1/n होगा, क्योंकि log 1 प्लस x के प्रसार का पहला पद x होता है, और हमें प्रसार लिखना है log 1 प्लस 1/n का प्रसार लिखना है, तो इसके प्रसार का पहला पद 1/n होगा। फिर x² 2 लिखना होता है तो हम 1/n का स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे। फिर x³ के जगह हम 1/n का क्यूब बाय 3 लिखेंगे। x⁴/4 के जगह हम 1/n⁴/4 लिखेंगे। इसके बाद ये माइनस साइन लगाने के बाद हम इसका भी प्रसार लिख देते हैं। ये माइनस साइन लगा दिए। अब ये log 1 प्लस 1/2n का प्रसार लिखते हैं, और log 1 प्लस 1/2n में x के जगह 1/2n आएगा। ये 1/2n माइनस, ये हो गया अपना x, फिर माइनस x² बाय 2 लिखना होता है। फिर इसके बाद प्लस x³
x³ मतलब 2n का क्यूब 1/2n का क्यूब होगा और बाय 3 लिख दिए। और इस प्रकार इसके भी प्रसार के अनंत पद हमें यहाँ प्राप्त होंगे। इसे आगे बढ़ाए के ये p इंटू एन जैसे का वैसा लिख दिए हमने। ये जो n लिखा है यहाँ पर, इस n का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इस n का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n का अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ प्राप्त होगा हमें 1 माइनस 1/2n प्लस 1/3n² माइनस 1/4n³। और जब इस n का इस दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा माइनस 1/2। पहले पद में गुणा करने के बाद 1/2 मिलेगा। दूसरे पद में जब n का गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस 1/8n मिलेगा प्लस यहाँ पर 1/24n²। इसके बाद हम यह मान जो है, यह मान n log ऑफ un/un+1 का मान है। दोनों पक्षों की लिमिट ले लेंगे हम। तो लिमिट लेने के बाद हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log ऑफ un/un+1 का मान प्राप्त होगा। राइट हैंड साइड में डायरेक्ट हम n की जगह n की लिमिट लिख देंगे। तो ऐसा लिखने के बाद यहाँ ये पहले ब्रैकेट में 1 माइनस 1/∞ प्लस 1/∞ माइनस 1/∞ इस टाइप के पद मिलेंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में 1/2 मिलेगा। उसके बाद के सभी पद 1/∞ ही हो गए इसमें भी, क्योंकि सभी ब्रैकेट में हर में n आया है और अंश में 1। तो सभी ब्रैकेट में जब हर में हम n के जगह n का मान रखेंगे तो 1/∞ के रूप के पद प्राप्त हो गए। इसका कैलकुलेशन होगा 1 माइनस 0 प्लस 0 इस टाइप से चलते रहेगा पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1/2 माइनस 0 प्लस 0 इस टाइप से चलते रहेगा। तो ये टोटल कैलकुलेशन यहाँ पर इसका प्राप्त होगा हमें 1 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 1/2, मतलब ये p/2 होगा। अब लघुगणकीय परीक्षण के अनुसार यदि इस कंटेंट की यह जो लिमिट हमें प्राप्त हुई है, यह लिमिट 1 से बड़ी हो तो दी गई श्रेणी अभिसारी होती है, और लघुगणकीय परीक्षण के अनुसार यह लिमिट का मान 1 से छोटा हो तो दी गई श्रेणी अपसारी होती है। लेकिन जब इस लिमिट का मान 1 के बराबर हो तो लघुगणकीय परीक्षण असमर्थ हो जाता है। यह बताने में असमर्थ होता है कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। अर्थात जब इस लिमिट का मान 1 हो तो लघुगणकीय परीक्षण असफल हो जाता है, और जब लघुगणकीय परीक्षण असफल हो जाए तब हमें उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग करके दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच करना होता है। तो यहाँ पर रिजल्ट लिख देते हैं। अतः लघुगणकीय परीक्षण से दी गई श्रेणी समेशन un नंबर 1 अभिसारी होगी यदि यह लिमिट p/2 1 से बड़ी हो, अर्थात p 2 से बड़ा हो। अपसारी होगी यदि इस लिमिट का मान 1 से छोटा हो, मतलब p/2 जो लिमिट मिली है हमें, लिमिट का जो मान मिला है हमें p/2, यह p/2 यदि 1 से छोटा हो तो दी गई श्रेणी अपसारी होगी। p/2 1 से छोटा होने का मतलब p का 2 से छोटा होना है, मतलब जब p 2 से छोटा हो तो दी गई श्रेणी अपसारी होगी। और लघुगणकीय परीक्षण असफल हो जाता है यदि इस लिमिट का मान, मतलब p/2 का मान 1 के बराबर हो, यदि इस लिमिट का मान 1 के बराबर हो, अर्थात p का मान 2 के बराबर हो। तो जिस स्थिति में लघुगणकीय परीक्षण असफल हो गया है, उस स्थिति में हमें n log
un अपॉन un+1 का मान ज्ञात करना होता है। जिस स्थिति में लघुगणकीय परीक्षण असफल हो जाता है उस स्थिति में हमें n log un अपॉन un+1 का मान प्राप्त करना होता है और उस मान को लेकर हमें आगे बढ़ के उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग करना होता है और दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच करना होता है। तो p = 2 पर लघुगणकीय परीक्षण असफल हो गया है, इसलिए हम p = 2 को लेकर n log un अपॉन un+1 का नया मान प्राप्त करेंगे और p = 2 पर इसका मान प्राप्त करने के बाद हम उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग करके दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच करेंगे। तो देखो p = 2 पर n log un अपॉन un+1 का मान क्या होगा। हमने यहाँ पर n log un अपॉन un+1 का जो मान प्राप्त किया था वह मान इस प्रकार प्राप्त हुआ था। हमें जो मान हमें प्राप्त हुआ था वह यह मान था un अपॉन un+1, n log un अपॉन un+1 का मान यह प्राप्त हुआ था हमें। और इसमें हम p के जगह p का मान p = 2 रख देंगे। यहाँ हम एक काम करते हैं, जो p का मान हमें मिला है p का वह मान n log un अपॉन un+1 के इस मान में रख देते हैं। p के जगह हम p का मान 2 रख देंगे और ऐसा रखने से हमें n log un अपॉन un+1 का जो मान प्राप्त होगा उसे लिख देंगे हम। देखो जब हम यहाँ p के जगह पे 2 रखेंगे तो ये 2 के इंटू में ये पूरा कंटेंट आएगा। तो यहाँ p के जगह 2 रख कर ये पूरा कंटेंट लिखते हैं हम यहाँ ब्रैकेट में 1 - 1/2n + 1/3n² - 1/4n³ इस प्रकार प्राप्त होगा। फिर उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पर 1/2 - 1/8n + 1/24n² प्राप्त होगा। इसके बाद इस 2 का अंदर गुणा कर देते हैं। 2 का अंदर गुणा करने के बाद यहाँ हमें प्राप्त होगा 2 - 1/n + 2/3n² - 1/2n³ और यहाँ 2 का गुणा करने से हमें प्राप्त होगा 1 - 1/4n + 1/12n²। इसके बाद हम n log un अपॉन un+1 -1 का मान प्राप्त करते हैं। यहाँ लिख देते हैं, अतः उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण के लिए के लिए हमें log n इंटू ब्रैकेट ऑफ n log un अपॉन un+1 -1 का मान ज्ञात करना होता है। ये log n जैसे कि वैसे लिख दिए हमने, इंटू में ये n log un अपॉन un+1 का मान लिख देते हैं, लास्ट में हम -1 लिख देंगे। n log un अपॉन un+1 का मान ये लिखा है, इसे लिख देंगे हम 2 - 1/n + 2/3n² - 1/2n³ -1 - 1/4n + 1/12n² और उसके बाद ये -1 लिख देते हैं। ये -1 भी लिख दिया लास्ट में। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, इस log n को लास्ट में लिख देंगे हम। ये 2 और ये -1 और ये -1, ये -1 -1 -2 और ये +2, ये कैंसिल हो जाएगा। बचे हुए पद लिख रहे हैं -1/n + 2/3n² - 1/2n³। ये पहली श्रेणी में ये सभी पद बचेगी, क्योंकि ये पहली श्रेणी का ये 2, ये -1 और ये -1 -2 से ये +2 कैंसिल हो जाएगा। तो पहली श्रेणी में फिर इतने पद बचेंगे। दूसरी श्रेणी में यह माइनस चिन्ह के साथ ये पूरी श्रेणी बचेगी इतने पदों की, क्योंकि ये पहला वाला -1 इस -1 के साथ मिलके -2 हुआ था और -2 इस +2 से कैंसिल हो गया था। तो बचे हुए इन पदों को लिख देते हैं यहाँ।
और लास्ट में ये log n लिख दिए हमने। इसके बाद हम सभी पदों में से 1/n कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से 1/n कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 बचेगा, प्लस यहाँ 2/3n, यहाँ 1/2n², और यहाँ पर -1/4 बचेगा, प्लस 1/12n², सॉरी n² की जगह n ही बचेगा क्योंकि हम 1/n कॉमन ले रहे हैं हर पद से। और वो जो 1/n कॉमन लिया है उसको log n के अपॉन में लिख देते हैं, log n/n, मतलब सभी पदों के हर से n कॉमन लिया है और उस हर को हमने log n के अपॉन में लिख दिया। अब हम दोनों पक्षों की लिमिट लेते हैं, तो यहाँ पर होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log un/un प्लस 1 -1 और इनटू में ये log n। इसकी लिमिट जब हम लेंगे तो हमें लिमिट में देखो क्या प्राप्त होगा। ये पहला पद जब हम n के जगह n की लिमिट इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये सभी पद 2/∞, 1/∞ होगा, मतलब ये -1 को छोड़कर इस श्रेणी के सभी पदों में अपॉन में इन्फिनिटी आएगा, मतलब इस श्रेणी के सभी पदों का मान 0 होगा इस -1 को छोड़ के। और इस श्रेणी के 1/12n के आगे के सभी पद 0 हो जाएंगे, क्योंकि जब हम आगे के सभी पदों में n के जगह n की लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी, तो वह इन्फिनिटी सभी पदों में हर में आएगी, और सभी पदों में हर में इन्फिनिटी आने के कारण सभी पदों का मान 0 होगा, इसके आगे के सभी पदों का मान 0 होगा, और इस श्रेणी में सिर्फ यह -1/4 बचेगा। और इस श्रेणी में इसके आगे के सभी पद 0 हो गए, यह पद और इसके आगे के सभी पद 0 हो गए, जिसके कारण यहाँ -1 बचेगा। तो यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी रखने के बाद यहाँ -1 और यहाँ -1/4 बचेगा, -1 और यहाँ -1/4 बचेगा, जो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके +1/4 हो जाएगा। ये -1/4 और ये +1/4 हो जाएगा। आगे के सभी पद लिमिट रखने के बाद 0 हो जाएंगे, क्योंकि 2/∞ 0, 1/∞ 0, इसी प्रकार 1/∞ यहाँ 0 होगा और इसके बाद के सभी पद 0 होगा। फिर लास्ट में log n/n की लिमिट लिखना बाकी है, तो ये log n/n को अलग से लिमिट में लिख देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n/n लिख दिया, जिससे हमें ये वाली स्टेप प्राप्त होगी। यह मान तो -3/4 होगा, लेकिन इनटू में यह लिमिट 0 होगी, क्योंकि log n/n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n/n का मान 0 होता है। इस प्रकार इस लिमिट का मान हमें 0 प्राप्त होगा, और यह 0 1 से छोटा है। तो जब इस लिमिट का मान 1 से छोटा हो तो उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण के अनुसार दी गई श्रेणी अपसारी होती है। तो यहाँ लिख देते हैं, अतः उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण के अनुसार दी गई श्रेणी, ये टोटल कैलकुलेशन p = 2 के लिए कर रहे हैं हम, मतलब p = 2 के लिए दी गई श्रेणी अपसारी होगी। अपसारी इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर इस लिमिट का मान 1 से छोटा प्राप्त हुआ है, और उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण के अनुसार यदि इस लिमिट का मान 1 से छोटा प्राप्त हो तो दी गई श्रेणी अपसारी होती है। तो हम लास्ट में एक लाइन में पूरे रिजल्ट को लिख देते हैं। हमारी श्रेणी p के किन मानों के लिए अभिसारी है और p के किन मानों के लिए अपसारी है, इसे हम यहाँ एक लिमिट में एक लाइन में लिख देंगे। देखो यहाँ हमने देखा है कि जब p > 2 था तो p > 2 के लिए दी गई श्रेणी अभिसारी थी, तो उसे लिख देते हैं हम यहाँ। स्पष्टतः दी गई श्रेणी p > 2 के लिए अभिसारी है, तथा अपसारी कब कब है ये भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर p < 2 के लिए भी अपसारी है दी गई श्रेणी, और p = 2 के लिए भी दी गई श्रेणी अपसारी है। तो यहाँ लिखेंगे अपसारी है, या फिर यहाँ लिखते हैं p < 2 के लिए
अपसारी है। और इस प्रकार दी गई श्रेणी के अभिसरण का हमें परीक्षण करना होता है। आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं।